कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बोलने पर कोई जीएसटी तो लगती नहीं है, इसलिए वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद विकास, विश्वास, सुरक्षा गायब हो गई है। बीजेपी जिस तरह से विद्वेष घोलने का काम कर रही है, यह शर्मनाक है। चलिए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। मंच पर तमाम सम्मानित कांग्रेस के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन चिंतन, मनन, मोक्ष, आध्यात्म और कर्म की भूमि, इसको सर झुकाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं नमन करता हूँ। साथियों, आपका धन्यवाद कि इतनी गर्मी में व्यस्त शेड्यूल में भी आप लोग आए। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकतंत्र का पावन पर्व और छत्तीसगढ़ में उसका तीसरा चरण, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा के चुनाव के सांसद चुनकर संसद तक जाएंगे, वो बहुत निकट है। और जिस तरह से रायपुर में और छत्तीसगढ़ में मौसम का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव का पारा भी बढ़ता चला जा रहा है। आज 2-3 विषयों को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे, प्रश्नों को हम ज़्यादा लेंगे। मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में भी हैं और बहुत चीज़ें अब देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। इसी प्रदेश में 9 में से 7 सांसदों के टिकट काटकर बीजेपी ने सबसे पहले तो हार मान ही ली थी कि इन सांसदों ने छत्तीसगढ़ की आवाज़ संसद में नहीं उठाई। और संसद के लोग और दिल्ली के लोग सोचते थे कि शायद ये सांसद अपने क्षेत्र में काम करते होंगे, लेकिन टिकट काटने के बाद बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ से लेकर संसद तक नकारा और निकम्मे थे, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। आज 2-3 बिंदुओं को मैं लेना चाहूँगा। सबसे पहले कि कांग्रेस पार्टी का पूरा अपना चुनाव का जो प्रचार रहा, वो एक सकारात्मक नोट पर रहा। हमने छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा का भी चुनाव लड़ा तो हमने सकारात्मक नोट पर लड़ा। उन्होंने विद्वेष, विभाजन, आलोचना, समीक्षा और जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल पहले भी हुआ, मुझे लगता है कि आज केंद्र के तमाम जितने लीडर्स आ रहे हैं, आज भी उसी दिशा में वो छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम, अपने देश को बदनाम करने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा सीधा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से और वर्तमान की सरकार से कि जो वायदे आपने नवंबर के चुनाव में किए थे, उनमें से कितने वायदे पूरे हुए हैं? क्या 3100 रुपये जो एमएसपी की बात थी, उस पर कोई काम हुआ है? क्या आपने जो तमाम आरोप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाए थे, उनमें से कोई भी व्हाइट पेपर या किसी भी तरह की कोई कार्रवाई, जांच कहीं पर भी कोई शुरू किया था? और अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने झूठ बोलकर एक विकासशील सरकार को यहां से हटाने का काम किया। जिस तरह से पहले 15 साल में 2 चीजें यहां पर प्रमुख रही, एक नक्सलवाद किस तरह से बढ़ा, कुछ ब्लॉक से नक्सलवाद बढ़ते 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 और 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद फैलता चला गया, उसी की बानगी दोबारा से दिखाई दे रही। आज हालत यह है कि इनके तमाम लीडर्स स्वयं सुरक्षित नहीं हैं। कई बड़े नेताओं की हत्या नक्सलवाद के चलते हुई। हम तो पहले कहते ही थे कि हमारा पूरे कुनबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से लड़ाई करते हुए भेंट चढ़ा, लेकिन अब इनकी सरकार आई और दोबारा से वही नक्सलवाद और अपराधवाद, दोनों चीज़ें बढ़ती चली जा रही। अपराध चाहे वो SC/ST पे हो, चाहे वो अपराध सभ्य समाज में किसी भी रूप से हो, तो अपराधवाद और नक्सलवाद दोनों एक रिमोट कंट्रोल सरकार
कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से बढ़ावा दे रही है, उसको रोक नहीं पा रही है। ये सीधा सीधा हमारा आरोप है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि लगातार नक्सलवादी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। यहाँ के लोगों को अमित शाह को चिट्ठियाँ क्यों लिखनी पड़ रही हैं कि हमारी सुरक्षा या हमें सुरक्षित रखने के लिए आप कार्रवाई करें। हमारा हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एक नारा रहा है कि हम सुरक्षा भी देंगे, विश्वास भी जगाएंगे और विकास भी करेंगे। आज विकास भी गायब हो गया है, विश्वास भी गायब हो गया है और सुरक्षा भी गायब हो गई है। छत्तीसगढ़ जो एक शांति प्रिय प्रदेश हमेशा से रहा है, उसमें दोबारा से अशांति और विद्वेष घोलने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये इस प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। महतारी योजना कितने लोगों को, कितनी हमारी माताओं बहनों को अपने अकाउंट में पैसे मिले, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। पूरी तरह से फ्लॉप रही। यही देश के प्रधानमंत्री थे, मध्य प्रदेश में धान का कोई दाम देते थे, छत्तीसगढ़ में कोई दाम देते थे, क्योंकि बोलने पे मोदी जी के कहीं पे जीएसटी तो लगता नहीं, जो मर्जी बोल के चले जाओ, 3100 रुपये हम देंगे और ये होगा और वो होगा। और होता यह है कि ऊपर से जो कृषि के उपकरण हैं उनके ऊपर जीएसटी लगा दी जाती है, जिससे किसान की आय और कम होती है। बड़े बड़े वायदे होते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। किसान प्रदेश है ये, पूरी तरह से किसान प्रधान प्रदेश है। आप देखिए किस तरह से किसानों के ऊपर चौतरफा मार लगी। 2014 में जो टमाटर का बीज 20 से 22 हज़ार रुपये किलो था, आज वो 1.5 लाख रुपए किलो के करीब तक पहुँच चला गया है। HIV जो हमारे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के जो बीज हैं, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, डीजल हो, ट्रैक्टर के पार्ट हो, लोहा हो, जो 30-31 रुपये किलो लोहा था, छत्तीसगढ़ पूरे देश को लोहा सप्लाई करता है। और यहाँ पर आज जो कृषि के उपकरण हैं वो कोई भी 60, 65, 70 रुपये प्रति किलो से कम उसकी कॉस्टिंग नहीं आ रही। एक तरफ कीमत बढ़ी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो उनकी आमदनी थी वो घटी। तो मोदी जी ने नारा दिया था कि 2022 तक मैं आऊँगा और किसानों की आय डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। लेकिन हालत यह है कि 32 रुपये से घटकर जो आय है वो आज 27 रुपये प्रति किसान, प्रति व्यक्ति, प्रति दिन पर आ गई। ये हमारे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। किसानों की आमदनी घटी, किसानों का सुसाइड रेट बढ़ा, किसानों के ऊपर कर्जा लगभग 2 गुना हो गया पिछले 10 सालों में। 47 हज़ार रुपये से बढ़कर लगभग 93 हज़ार रुपये प्रति किसान कर्जा बढ़ गया। और इसका सीधा असर जो किसान प्रधान प्रदेश हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर सीधा सीधा ज़्यादा पड़ा है कि यहाँ का किसान मेहनत भी करता है, उपज भी ज़्यादा पैदा करता है, और उसके बावजूद अगर उसके ऊपर किसान के ऊपर कर्जा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा केंद्र सरकार की नीतियों का कुप्रभाव है। एक तरफ राज्य के अंदर अपराध बढ़ रहा है, अस्थिरता बढ़ रही है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ भयंकर बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों छत्तीसगढ़ के साथ न्याय करने में असफल रहे। 11 में से 9 सांसद जिस प्रदेश ने दिए हों, आप सब पत्रकार बंधु याद कीजिए कौन कौन से सांसद ने कब कब छत्तीसगढ़ के विषय में कोई भी आवाज संसद में उठाई। किसी ने भी कहा हो कि ये इतनी हजारों की तादाद में जो हमारी ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, आज शायद उप मुख्यमंत्री भी शायद उसी क्षेत्र से आते हैं जहां से सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती हैं। एक एक दिन में 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं, और छत्तीसगढ़ का जो आम नागरिक है वो किस तरह से अडानी को मदद पहुंचाने के चक्कर में कि उसकी कोयले की ट्रेनें चलती रहें और आम आदमी की ट्रेनें बंद रहें, भेंट चढ़ गया पूरा रेल विभाग।
क्या किसी भी सांसद ने ये सवाल वहाँ पर उठाए? क्या किसी भी सांसद ने ये कहा कि यूरिया की सप्लाई हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ाइए? क्या किसी भी सांसद ने जो जीएसटी का पैसा इस राज्य का है, जो केंद्र सरकार देती है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी होती है, क्या किसी भी एक सांसद ने पिछले 10 साल में हिम्मत दिखाई कि वो चिट्ठी लिखकर देश की वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये मांग कर सके कि छत्तीसगढ़ का वाजिब हिस्सा है, ये हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए? साथियों, ये चुनाव नीतियों का है, संसद का है, जो देश की नीतियां हैं उसका है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों के जो अधिकार हैं, उन राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लोकसभा में अलग अलग राज्यों से सांसद जाते हैं। क्या इन सांसदों ने एक बार भी छत्तीसगढ़ के लिए न्याय मिले, छत्तीसगढ़ को जो उसका वाजिब हक है वो मिले? तो देश की जनता और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि ऐसे डमी जो सांसद हैं, जिनको 10-10 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता ने झेला है, क्या इसी जमात में आज आई वॉश करते हुए 9 में से 7 सांसदों के आपने टिकट बदल दिए ताकि एंटी इनकम्बेंसी समाप्त हो सके? और अब कहते हैं कि साहब वोट जो है वो मोदी जी के नाम कर दे दीजिए। तो वे फिर ये कैंडिडेट क्यों खड़े किए आपने? सब जगह मोदी जी ही लड़ रहे। क्या सांसद जो 20 लाख, 18 लाख, 22 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या वो संसद में एक बार भी जाकर आवाज नहीं उठाएगा? यह आज हमारा दूसरा सवाल है कि जो तमाम सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी बताए, उन सांसदों ने छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने के लिए क्या क्या किया? क्या किसी एक भी सांसद ने कहा कि मोदी जी आप 500 रुपए का सिलेंडर यहां पर 5 महीने पहले, 6 महीने पहले घोषणा करके गए थे, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? क्या किसी सांसद ने एक छोटे से न्यूज चैनल को, यूट्यूब चैनल को, किसी पत्रकार को, किसी को भी कोई छोटी सी बाइट दी है कि हम ये डिमांड करते हैं? मुझे लगता है केवल और केवल झूठ बोलने की सरकार है, और ये झूठ बोलने की आदत जो है ये केवल यहाँ छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं में नहीं है, क्योंकि झूठों के सरदार और झूठों के शहंशाह आजकल दिल्ली बैठे हुए हैं। वो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं वो, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी ये कहता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके मंगलसूत्र यहां से वहां हो जाएंगे, आपका कमरा 2 कमरे होंगे, 2 में से एक कोई और ले जाएगा, आपकी भैंसिया खोल के चली जाएगी। और ये करते करते हालत ये है कि हमने उनके 150 से ज़्यादा सांसद पूरे देश में छीन लिए। जो सरकार कहती थी कि 300 के पार और 400 के पार आएंगे, आज वो 150 के पार नहीं जा रही है, क्योंकि देश की जनता समझ गई है कि झूठ बोलना उनके डीएनए में है। झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करना, झूठे आंकड़े परोसना, झूठी न्यूज़ प्लांट करना, ये सब उनके कहीं ना कहीं डीएनए में है, और पूरी तरह से अब वो एक्सपोज हो गए हैं। पहले और दूसरे फेज का जो एग्जिट पोल आया है, अब आप सोच रहे होंगे एग्जिट पोल तो कोई आया नहीं, लेकिन मोदी जी ने एग्जिट पोल अपनी तरफ से लॉन्च कर दिया है कि उनकी निम्न स्तर की जो भाषा है, किस तरह से वो झूठ बोल रहे हैं, निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसने से नहीं चूक रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा एग्जिट पोल है कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। शायद उनको लग रहा है कि कहीं झोला उठाकर चलना ना पड़ दे। देश की जनता अब पूछ रही, और जब से 400 पार का नारा दिया था, अब कुछ दिन से तो गायब है। 400 कुर्सियां भरनी मुश्किल हो गई इनकी सभाओं में, और सबको समझ आ गया कि 400 पार का नारा जो है वो सीधा सीधा इस चीज़ के लिए है कि किस तरह से संविधान को बदलना है। मोदी जी ने कहा था कि चुपचाप करेंगे इस काम को, लेकिन इनके जो सांसद प्रतिनिधि थे उनको प्रॉपर ट्यूशन नहीं मिली। उन्होंने वो प्रॉपर पेपर जो था वो लीक करना शुरू कर दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान को बदलेंगे। और 10 वर्षों से जिस तरह के इनके बयान और क्रियाकलाप हैं वो सीधा सीधा बताते हैं
कि संविधान को खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। और यही कारण है कि आज चुनाव जो है वो जनता और बीजेपी के बीच में हो गया है। जनता भी कह रही है कि आप देखिए, जितना आपको अन्याय करना था वो आपने कर लिया। और उसी की वानगी में हमारा एक न्याय पत्र आया, हमारा मैनिफेस्टो, कि 10 वर्षों से जो महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ, हमने कहा कि हम आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, हर गरीब गृहिणी महिला को 1 लाख रुपया देंगे। युवा न्याय आया कि हर जो युवा ग्रेजुएट और डिप्लोमा करेगा उसको हम 1 लाख रुपया अप्रेंटिस के लिए 1 साल के लिए हम देंगे। जिस तरह से अन्याय विभिन्न राज्यों के साथ हुआ, विभिन्न जातियों के साथ हुआ, जिस तरह से समाज के अलग अलग वर्गों के साथ हुआ, हम अन्याय से न्याय की तरफ बढ़ते हुए हम एक न्याय पत्र लेकर आए। लेकिन दुर्भाग्य, न्याय पत्र में भी झूठों के शहंशाह को क्या दिखाई दिया? उनको मछली दिखाई दी, मायोवाद दिखाई दिया, मुस्लिम दिखाई दिया, मुस्लिम लीग दिखाई दिया, उनको मंगलसूत्र दिखाई दिया, पाकिस्तान दिखाई दिया। क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही दिखाई देता है। देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि आप हर 6 महीने के बाद जिस मर्जी राज्य में चले जाते हैं जहां चुनाव होता है, वहां पर बड़े बड़े वायदे कर आ जाते हैं। आप 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख का अकाउंट में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, किसान की आय डबल होगी, हर घर में जल होगा, हर व्यक्ति के सर पर छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी होगी, बाल्टी में डब्बा होगा, डब्बे में पानी होगा और साइड में साबुन रखा होगा। देश के प्रधानमंत्री का ये स्तर हो गया है कि वो लाल किले की प्राचीर से लेकर और कांकेर तक, बस्तर तक झूठ बोलने से अभी बाज नहीं आ रहा। मैंने तमाम बीजेपी के साथियों से कहा कि आप झूठ बोलना क्यों चालू रखे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि 10 साल तक हमने निकम्मी सरकार चलाई है, झूठ का ही सहारा है। और एक कहावत है कि सच जब तक अपने जूते का फीता बांधती है, झूठ पृथ्वी के 2 चक्कर लगाकर आ जाती है। और उसी फार्मूले पर, डिवाइड एंड रूल और झूठ के सहारे पर ये पूरी सरकार चल रही। आखिरी चरण है। छत्तीसगढ़ एक ऐसी भूमि रही है बहुत शांति प्रिय हमेशा से। नया राज्य बना, विकास के रास्ते पर चले, हमारी 5 साल सरकार रही, किसान खुशहाल रहा, तेंदुपत्ते से लेकर और धान से लेकर और हर व्यापारी, हर किसान वर्ग सब खुश थे। बेरोजगारी दर जो 3 दर्जन के आसपास हुआ करती थी वो 0 के करीब आई। लेकिन आज दोबारा से बेरोजगारी दर वापस बढ़ती चली जा रही है। 15 वर्षों में जो दंश छत्तीसगढ़ ने झेला था, आज एक रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री, आज एक रिमोट कंट्रोल की सरकार यहाँ पर थोप दी गई है 2 लोगों के द्वारा। ये छत्तीसगढ़ का सीधा सीधा अपमान। हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव के चरण से पहले ये उत्तर दे कि कौन कौन से वायदे आपने किए थे पिछले चुनाव में और उनमें से कौन कौन से वायदे आपने छत्तीसगढ़ की जनता से पूरे किए हैं। इसका हम उत्तर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई वाइट पेपर या श्वेत पत्र लेकर आना हो तो ज़रूर लेकर आए। इसी वानगी में एक मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा, लंबा नहीं करूँगा, आपके प्रश्नों को लूँगा मैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिछले कई वर्षों से हम आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने दायित्व का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है। और उसका एक जीता जागता प्रमाण अभी 2 चरणों के चुनाव में दिखाई दिया है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब झूठ बोला जाए और हेट स्पीच दी जाए, एक संप्रदाय वर्ग को लेकर जिस तरह के वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री ने देने शुरू किए पहले एग्जिट पोल के बाद, अपने हार की जो बौखलाहट थी, इलेक्शन कमीशन ने देश के प्रधानमंत्री को नोटिस देने की बजाय नोटिस दिया नड्डा जी को। इतनी कंप्लेंट चली गई उस वक्तव्य के ऊपर, लगभग 17,000 चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को लिखी गई, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चला। दर्जनों कंप्लेंट हमने की
विभिन्न विषयों को लेकर, इनके नेताओं को लेकर, मंत्रियों को लेकर, देश के प्रधानमंत्री को लेकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी भी कंप्लेंट का ना तो निवारण करता है, ना ही निस्तारण करता है, ना तो उसको कंप्लेंट को मानता है कि भाई गलत कंप्लेंट है, और ना ही उस पर एक्शन लेता है। अजीब तरह की मौन धारण करके इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है तमाम कंप्लेंट्स के ऊपर। आज युग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा का है, मोबाइल का है, और काउंटिंग और वोटिंग ईवीएम से है। ईवीएम को बहुत सेफ बताया जाता है। सबसे बड़ी दलील उच्चतम न्यायालय में दी जाती है कि ईवीएम से काउंटिंग जल्दी हो जाती है, बैलेट पेपर से कई कई दिन लगते हैं। अब इलेक्शन कमीशन से सीधा सीधा सवाल है हमारा कि प्रथम चरण का चुनाव हुआ 19 तारीख को, दूसरे चरण का चुनाव हुआ 26 तारीख को, और जो वोट परसेंटेज बताई वो आपने 11 दिन के बाद 30 तारीख को बताई। ऐसा कौन सा प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे थे, कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेथोडोलॉजी यूज कर रहे थे कि आपको वोट परसेंटेज बताने में 11 दिन लगे? और अगर दूसरे चरण के वोट परसेंटेज 4 दिन में बताए जा सकते हैं, 26 तारीख वाले, तो 19 तारीख वाले में 11 दिन क्यों लगे? और दोनों एक दिन क्यों आए? और अभी तक भी केवल वोट परसेंटेज बताया है, टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट कितनी हुई हैं वो अभी तक भी नहीं पता चला। भाई 66% 100 का है, 200 का है, 500 का है, 1000 का 66% है, 2000 का 66% है। टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी पोल हुई हैं? एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता की बात करते हैं, और मोदी जी तो सबसे बड़े बड़े दोनों वहां फैला फैला के बात करते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को एक व्हाइट पेपर नहीं लाना चाहिए कि डिले क्यों हुआ? हमारा सीधा सवाल, डिले क्यों हुआ? टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी डली वो क्यों नहीं बताई गई? और हमारी सीधी सीधी मांग है कि अगले चरणों में सेम डे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आपको जितने लेने हैं लीजिए, लेकिन डाटा कंपाइल करके इस देश की जनता को बताइए कि किस लोकसभा क्षेत्र में कितनी वोट पोल हुई हैं, ताकि देश की जनता का विश्वास इस इलेक्शन कमीशन, इस प्रोसेस में और हो सके। हमारी सीधी सीधी मांग है कि इलेक्शन कमीशन सवालों के कटघरे में है, इलेक्शन कमीशन उत्तर दे।